बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 34, यूनिट नंबर 5 ही कंटिन्यू कर रहे हैं। अब तक हमने क्या देखा? स्टेट्स देखी, मैटर देखा, मैटर की स्टेट्स देखी, उनकी कंपैरेटिव प्रॉपर्टीज़ देख ली। फिर हमने गैसेस की प्रॉपर्टीज़ देखी। गैसेस की प्रॉपर्टीज़ देखने के बाद हमने गैसेस के लिए जो लॉज यूज़ होते हैं वो लॉज देखे। अब हम देखने वाले हैं लिक्विड स्टेट। हमने एक कंपैरेटिव स्टडी भी कर ली थी सारे स्टेट्स के दरमियान, तीनों स्टेट्स के दरमियान प्लाज्मा को छोड़ के, क्योंकि हमने कहा था कि वो अर्थ में यानी हमारे प्लेनेट में नहीं पाया जाता, उसकी कोई एग्जांपल अब तक नहीं मिली, तो उसको हमने स्किप कर दिया था। उसको हम बाकी तीन स्टेट्स के साथ नहीं पढ़ते। अब हम क्या कर रहे हैं कि इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं हर इंडिविजुअल स्टेट की। तो गैसेस की प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखेंगे लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टीज़। तो लिक्विड्स जो है वो क्या है? मैटर का स्टेट है। और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि उनके पास क्या होता है? डेफिनेट शेप नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम होता है। इसको समझने के लिए हम सबसे जो आसान एग्जांपल है, जो एप्लीकेबल है, जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती है, वो हम लेते हैं वाटर का मॉलिक्यूल, जिसका फॉर्मूला होता है H2O। अब वाटर क्या है हमारे पास? आपको पता है कि वाटर है लिक्विड। तो हम देख लेते हैं कि ये जो लिक्विड के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है, जिसकी जो इसके आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर्स हैं, क्या वो यहाँ पे ठीक है या नहीं, अप्लाई हो रहा है या नहीं। तो एक तरह से हम क्रॉस चेकिंग कर लेते हैं। हम कह रहे हैं कि लिक्विड जो है वो मैटर की वो स्टेट है जिसके पास डेफिनेट शेप नहीं है। आ जाओ पानी पे। क्या पानी की कोई डेफिनेट शेप होती है? कभी आपने पानी को देखा है किसी शेप में कि ये पानी का अपना शेप है? जैसे आप सॉलिड्स को देखते हो कि सॉलिड की कुर्सी बना दी तो कुर्सी का अपना शेप है, टेबल बना दिया तो टेबल का अपना शेप है, पेन बना दिया तो अपना शेप हो गया। क्या पानी का ऐसा कोई शेप है? क्या पानी का जब हम कुछ भी बनाते हैं तो उसका कोई शेप चेंज होता है? नहीं। ठीक है, हम पानी को जब ग्लास में डालते हैं तो पानी का स्ट्रक्चर जो होता है, शेप जो होती है, वो हमें ग्लास जैसा दिखता है। पानी को हम जग में डालते हैं तो जग जैसा दिखता है। पानी को हम टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो टेस्ट ट्यूब जैसी शक्ल दिखेगी। तो इसका मतलब पानी की अपनी कोई शक्ल नहीं है, जो कि हम क्या कह रहे हैं कि लिक्विड्स में नहीं होती। तो इसका मतलब पानी के अलावा भी जो लिक्विड्स हैं, यहाँ पे हमने समझने के लिए पानी की एग्जांपल ले ली, लेकिन पानी के अलावा भी जो लिक्विड्स होंगे, उन लिक्विड्स में ये प्रॉपर्टी होगी कि उनकी अपनी कोई शेप नहीं होगी। उनको आप जिस चीज़ में डालोगे वो उसी की शेप को अपने पर अप्लाई कर लेगी। ठीक है, वो उसी की शेप को हासिल कर लेगी। तो यहाँ पे क्या हो गया? पहली जो प्रॉपर्टी, जो आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर है, वो हमें पता चल गया कि हाँ, वाटर जो है वो एक लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। वाटर जो है मैटर का लिक्विड स्टेट है। और उस लिक्विड स्टेट में जो हम आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि उसमें कोई डेफिनेट शेप नहीं है, तो जी बिल्कुल, वाटर में हमारे पास कोई डेफिनेट शेप नहीं है, बल्कि वाटर को आप जिस भी मोल्ड में डालते हो वो उसकी शेप हासिल कर लेता है। क्लियर हो गई बात? अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ पे, हैव डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है जी, शेप तक हमें पता चल गया कि लिक्विड्स की, चाहे वो वाटर हो या वाटर के अलावा कोई और लिक्विड हो, चाहे आप मरकरी ले लो जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो उनकी डेफिनेट शेप नहीं होगी, बल्कि वो मोल्ड की शेप को हासिल करेंगे। अब दूसरी चीज़ जो चेक करनी है, वो हमने ये चेक करनी है कि क्या वाटर का वॉल्यूम डेफिनेट है या नहीं है। अब वाटर या कोई भी चीज़ का वॉल्यूम क्या होता है कि वो कितना स्पेस कवर कर रहा है। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? कितना स्पेस कवर कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट। तो ठीक है, हमने ये तो बोल दिया कि भाई वाटर जो है वो शेप नहीं रखता। तो क्या शेप नहीं रखने का ये मतलब है कि वो जगह भी नहीं घेरता? अगर आप पानी किसी ग्लास में डालते हो, ठीक है, फर्ज करो आपने यहाँ तक पानी फिल किया है, तो इसने ये जगह घेरी है ना। ठीक है, इसने यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक क्या कर लिया है?
जगह घेर ली है, तो इसका मतलब स्पेस उसने कवर कर लिया है। तो स्पेस कवर कर लिया है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम है। और वो वॉल्यूम हमें कैसे पता चल रहा है कि उसने कवर किया है? हमें जो कंटेनर है उस कंटेनर के हिसाब से हमें ये पता चल रहा है कि उस कंटेनर का कितना हिस्सा उसने फिल किया है, तो इसका मतलब उसने उतना ही वॉल्यूम लिया है। जैसे अगर आप लैब में किसी रिएक्शन के लिए पानी लेते हो और आपके पास वो बीकर है 100 ml का, ठीक है, 100 ml का बीकर है आपके पास। अब आपने फर्ज करो बनाना है 70% HCl का सोल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आपने 70% सोल्यूशन बनाना है। तो 70% सोल्यूशन बनाने का ये मतलब है कि उसमें 70% तो HCl होगा और हम उसमें 30% पानी डाल रहे हैं। तो इसका मतलब अगर इस 100 ml हमने बनाना है तो हम 30 ml तक क्या ऐड करेंगे? पानी ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये 30 ml हमें क्या बता रहा है कि 30 ml का वॉल्यूम पानी ने कवर कर लिया है। तो इसका मतलब पानी जगह घेरती है या कोई भी लिक्विड जगह घेरता है, लेकिन उसका अपना कोई शेप नहीं होता, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। ये तो लिक्विड की जो आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स थे वो थे। अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं लिक्विड्स की। लिक्विड स्टेट्स में मॉलिक्यूल्स लूजली हेल्ड होते हैं, यानी लूजली बाउंड होते हैं, बॉन्डिंग जो है वो लूज होती है। तो अब क्या कह रहे हैं हम कि लूजली बाउंड है, तो इसका मतलब बॉन्डिंग तो फिर भी है ना, लूजली है एज कंपेयर टू किसके? सॉलिड्स के। सॉलिड में हम कहते हैं टाइटली पैक्ड है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि लूजली बाउंड है। तो अगर लूजली हेल्ड है तो इसका मतलब जो इसकी मूवमेंट होगी, यानी इन मॉलिक्यूल्स का आपस में जो स्ट्राइक होना होगा वो क्या होगा? वो भी लिमिटेड होगा, ठीक है। क्योंकि वो जितना भी एक दूसरे के साथ टकरा ले उनको दूसरी जगह नहीं मिल सकती, उन्होंने यहीं पे रहना है। तो इसका मतलब उसी लिमिटेड एरिया में उन्होंने मूवमेंट करनी है। तो जितना भी वो उछल ले, मूवमेंट भी उसकी क्या होगी? लिमिटेड होगी, बेस्ड ऑन क्या? वॉल्यूम। क्योंकि रीजन डेफिनेट है यानी वॉल्यूम डेफिनेट है, तो इसका मतलब उनकी मूवमेंट जो है वो उसके बाहर नहीं जा सकती, उसी रीजन में वो जो पर्टिकुलर मूवमेंट होगी वो भी लिमिटेड होगी। तो इसकी वजह से ये प्रॉपर्टी जो है ये क्या बता देती है कि इनका जो वॉल्यूम है डेफिनेट है, ठीक है। और इस डेफिनेट वॉल्यूम से ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है ये गैसेस की तरह भाग नहीं सकते। अभी हमने पीछे देखा था पिछले लेक्चर में कि जो गैसेस थे उनको जब हम हीट देते थे, जो गैसेस थे उनको जब हम हीट प्रोवाइड करते थे तो क्या होता था कि मॉलिक्यूल जो थे वो एक्सपेंड कर जाते थे, उनका वॉल्यूम क्या होता था? एक्सपेंड कर दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि गैसेस के जैसे इनका वॉल्यूम जो है वो एक्सपेंड नहीं होगा, बल्कि इनका वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड होगा। इस फिक्स्ड वॉल्यूम में इन्होंने जो करना है वो करेंगे, इस फिक्स्ड वॉल्यूम को क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होती है एज कंपेयर टू गैसेस ड्यू टू लेस मोबिलिटी। हमने प्रॉपर्टीज में कहा था कि गैसेस की सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड है मूवमेंट से, मोशन से, ठीक है। तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम थी, इसलिए वो इधर उधर भाग रहे थे, ठीक है, एक दूसरे को दूर फेंक रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे। तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मोशन ज़्यादा थी तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी। यहाँ पे हमने पहले ही बता दिया कि भाई जो मोशन है वो लिमिटेड है, तो अगर मोशन लिमिटेड है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी को जब हम गैसेस के साथ कंपेयर करेंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? लो होगी, ठीक है जी। तो क्योंकि इसकी मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, और क्यों रिस्ट्रिक्टेड है? क्योंकि इसका वॉल्यूम जो है
तो हम क्या कह रहे हैं कि क्योंकि वॉल्यूम रिस्ट्रिक्टेड है तो इसका मतलब जो मूवमेंट है वो भी रिस्ट्रिक्टेड है। तो इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन के होते हुए मॉलिक्यूल्स कैसे मूव करेंगे? मूव करेंगे भी तो बहुत कम मूव करेंगे, तो इसलिए उनको जो एनर्जी मिलेगी वो भी क्या होगी? थोड़ी होगी, एज कंपेयर टू किन के? गैसेस के, जिनकी मूवमेंट ज़्यादा है तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अच्छा जी, फिर हम कहते हैं कि जो लिक्विड्स होते हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर्ड टू गैसियस स्टेट। इसको हम कंपैरेटिवली ही देख रहे हैं, ठीक है, गैसियस स्टेट्स के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं हर प्रॉपर्टी में। तो अब हमने ये कह दिया कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाए जाते हैं दो या दो से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स में या लिक्विड मॉलिक्यूल्स में, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू उन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के जो कि दो या दो से ज़्यादा गैसियस मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने बताया था कि गैसियस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है जो कि वैन डर वाल्स फोर्सेस और लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस थी। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि लिक्विड्स में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। अगर हम वाटर की ही एग्जांपल ले लेते हैं तो वाटर के एग्जांपल में आपको क्या पता चलता है कि उसमें होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है। तो इस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। देखो, अगर किसी ऑब्जेक्ट में, या हम ऐसे ही कंपैरेटिवली देख लेते हैं कि अगर गैसियस मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है तो इसका मतलब बहुत आसान है कि हम जब उनको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो हम उसका बॉन्ड तोड़ देंगे आराम से, कम एनर्जी के साथ। तो कम एनर्जी के साथ बॉन्ड जल्दी टूटा तो इसका मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। इसी तरह जब हम लिक्विड देखते हैं, लिक्विड में स्पेसिफिकली हम वाटर देख लेते हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम कहते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है ना। वजह क्या है कि वाटर के इंटरमॉलिक्यूलर जो बॉन्डिंग है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है वो इतनी स्ट्रांग है कि जब हम उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, उसको बॉयल जब करते हैं तो वो बॉन्ड जो है वो टूटने में टाइम ले लेता है। इसी वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है और गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड जल्दी टूट जाता है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल वाटर की और क्लोरीन की देख ली। तो आप ह्यूज डिफरेंस जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हो कि क्लोरीन की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो माइनस में आ रही है, यानी बहुत कम है। माइनस में जब भी कोई वैल्यू जाती है तो इसका मतलब वो मज़ीद डिक्रीज होती जाती है। जबकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। वजह क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पाई जा रही है? एक वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, अगर हम ये वाटर मॉलिक्यूल बना दे तो एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्डिंग पाई जा रही है वो बॉन्डिंग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वो बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वाटर का बॉन्ड्स जो है वो तोड़ना मुश्किल है, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। क्लियर हो गई बात? तो अब हमने ये तो जनरल प्रॉपर्टीज देख ली। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे लिक्विड्स के डिटेल में वन बाय वन। कौन सा बेसिक कैरेक्टर हमने देखना है? हम अब देख रहे हैं एवेपोरेशन। जो भी हम फिनोमिना देख रहे हैं उस फिनोमिना का उस स्टेट के साथ रिलेशन देखने से पहले हम ये देखते हैं कि भाई वो फिनोमिना खुद क्या है, खुद क्या प्रोसेस है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगेन हम एवेपोरेशन देख लेते हैं। एवेपोरेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई एलिमेंट या कंपाउंड या मॉलिक्यूल खुद को ट्रांजिशन करेगा अपने लिक्विड स्टेट से अपने ही गैसियस स्टेट में। यानी कोई भी एलिमेंट, मॉलिक्यूल या कंपाउंड जब खुद को कौन सा, अच्छा यहाँ पे कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन कि जिस भी चीज़ की एवेपोरेशन हो रही है ना वो कौन सी स्टेट में होगा? वो लिक्विड स्टेट में होगा। ठीक है, तो कोई भी लिक्विड मॉलिक्यूल, एटम या कंपाउंड जब अपने लिक्विड स्टेट को
कन्वर्ट कर देगा, ट्रांजिशन कर देगा, यानी चेंज करेगा कहाँ पे, गैशियस फॉर्म में, तब हम कहेंगे कि ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, एवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आ जाता है कि जब हम बॉइलिंग करते हैं तब भी तो कोई लिक्विड गैशियस फॉर्म में ही कन्वर्ट हो रहा होता है, तो फिर हम यहाँ पे एवेपोरेशन का टर्म क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो पहली बात तो क्लियर होगी कि ट्रांजिशन हो रही है लिक्विड स्टेट की गैशियस फॉर्म में। आगे एक और हिस्सा है, बिलो द टेम्परेचर एट विच इट बॉइल्स, यानी ये जो सारा प्रोसेस है ये किस टेम्परेचर पे होगा, ये उस टेम्परेचर से कम पे होगा जिस टेम्परेचर पे वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या कंपाउंड बॉयल होता है। तो इसका मतलब अगर मैं एग्जांपल ले लूँ अगेन पानी की, तो पानी बॉयल होता है 100, तो अगेन अगर मैं एग्जांपल ले लूँ पानी की जो कि एक लिक्विड है, ठीक है, हमने क्या कहा कि एवेपोरेशन किसकी होती है, लिक्विड्स की होती है। तो पानी की एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, तो आपको पता है कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्या है इसका बॉइलिंग पॉइंट है। अब मैं ये कह रही हूँ कि ये जो पानी है ये एवेपोरेट भी होगा, बॉइलिंग में भी मैं कह रही हूँ कि ये लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, एवेपोरेशन में भी मैं कह रही हूँ कि पानी जो है वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी वेपर्स में, ठीक है ना, वेपर फॉर्म है ना उसकी, गैशियस फॉर्म यानी वेपर्स। तो अब इन दोनों में फिर एवेपोरेशन का फिनोमेना कहाँ से आया। तो अगर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे पे यानी उससे कम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट से गैशियस फॉर्म यानी वेपर्स में खुद को कन्वर्ट कर ले, तब हम कहते हैं कि एवेपोरेशन का फिनोमेना अप्लाई हो रहा है। जब बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड अपने आप को लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट कर देता है गैशियस स्टेट में, तब हम कहते हैं कि उस पर्टिकुलर लिक्विड में एवेपोरेशन का फिनोमेना यूज़ हो रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे एग्जांपल भी यही वाटर की दी थी कि वाटर जो है वो एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करके खुद को वेपर्स की फॉर्म में ले आता है। ये जो एवेपोरेशन और बॉइलिंग की कंफ्यूजन है ये हम आगे जाके मज़ीद डिस्कस करते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं कि एवेपोरेशन लिक्विड्स में कैसे होती है। ये कॉमन कैरेक्टर है लिक्विड्स का। कोई भी लिक्विड जैसे वाटर या पेट्रोल या मरकरी, अगर उसको एक ओपन कंटेनर में रख दिया जाए, ठीक है, और उस ओपन कंटेनर से जो मॉलिक्यूल्स है वो अपने आप को वेपर्स में कन्वर्ट कर दे, तो हम कहते हैं कि उस लिक्विड में एवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। कोई भी हमने लिक्विड लिया, उसको हमने कंटेनर में रख दिया, इस कंटेनर में जो लिक्विड था उसने खुद को गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तब हमने क्या कहा कि यहाँ पे प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन हो रही है। एवेपोरेशन क्यों होती है, इसलिए होती है क्योंकि जो मॉलिक्यूल होते हैं लिक्विड के, उनको जब एनर्जी मिल जाती है अपने सराउंडिंग से, तो वो क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं। यानी जब बाहर से एनर्जी आई, ठीक है, यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। जब बाहर से एनर्जी आई तो क्या हुआ कि इस लिक्विड के मॉलिक्यूल में डिस्टर्बेंस शुरू हो गई, मूवमेंट शुरू हो गई। तो जब वो एनर्जी इतनी ज़्यादा हो कि उसके दरम्यान वो जो डिस्टर्बेंस है, वाइब्रेशंस है, मूवमेंट है, वो इतनी ज़्यादा हो जाए कि बॉन्ड को तोड़ने की सलाहियत रखती हो, तब हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो गैशियस फॉर्म में क्या होगा, इंटर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। एवेपोरेशन का प्रोसेस लिक्विड्स में होता है। कब होता है, जब हम किसी भी लिक्विड को किसी ओपन कंटेनर में रखते हैं और सराउंडिंग से हम एनर्जी दे देते हैं, तो उस एनर्जी के रिजल्ट में मॉलिक्यूल्स मूव करना शुरू कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने की वजह से लिक्विड स्टेट कन्वर्ट हो जाती है गैशियस फॉर्म में, ठीक है जी। इसी चीज़ को हम
एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम आ गई। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इवेपोरेशन देख रहे हैं। यहाँ पे आप ये देखो कि जो पानी है आपने किसी कंटेनर में रखा हुआ है। अब जो नीचे वाला पानी है वो तो ठंडा ही है, लेकिन जो ऊपर सरफेस है ना वो पानी की, उसको क्या मिल रही है, हीट मिल रही है। कहाँ से मिल रही है, सन से मिल रही है। यानी जैसे आप सी की भी एग्जांपल ले सकते हो। सी बहुत ज़्यादा पानी होता है ना समंदर में, तो वो सारा डीप पानी के अंदर तक तो सन की रेज नहीं पहुंच पाती। सन की रेज पहुंचती है कहाँ तक, ऊपर वाली सरफेस तक। तो ऊपर वाला जो पानी का सरफेस है वो गर्म हो जाता है। गर्म होने के साथ साथ वो उस टेम्परेचर पे पहुंच जाता है कि उसके जो ऊपर वाले, यही जो सरफेस वाला वाटर है, उसके मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर्स में। वेपर्स वापस कहाँ जाते हैं, एयर में इंक्लूड हो जाते हैं। तब वापस हमारे पास कैसे आते हैं, वापस रेन की फॉर्म में आते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि एटमॉस्फेरिक जो एनर्जी मिल रही है किसी भी ओपन कंटेनर में किसी लिक्विड को, उसका जो ऊपर वाला लेयर है, सरफेस लेयर है, वो गर्म होके अपने आप को लिक्विड के बजाय गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये हमारे पास होती है एवेपोरेशन। अब लिक्विड्स में एवेपोरेशन होती क्यों है, क्योंकि लिक्विड्स में होता है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है, किसी भी लिक्विड में वो टेंडेंसी कि वो अपने मॉलिक्यूल्स को अपनी स्टेट से चेंज करके वेपर्स की फॉर्म में ले आए, वो टेंडेंसी, वो प्रेशर कहलाता है वेपर प्रेशर। तो जिस लिक्विड का जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा उसकी एवेपोरेशन उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से होगी। अगर पानी का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, यानी पानी में ये टेंडेंसी ज़्यादा है कि वो अपने लिक्विड स्टेट से गैसियस फॉर्म में ख़ुद को कन्वर्ट कर ले, तो इसका मतलब वाटर जो है वो एवेपोरेट भी सबसे ज़्यादा तेज़ी से होगा। ठीक है जी। तो वेपर प्रेशर क्या है, वो टेंडेंसी है मॉलिक्यूल्स का, कौन से मॉलिक्यूल्स का, लिक्विड मॉलिक्यूल्स का, कि वो खुद को गैसियस मॉलिक्यूल्स में चेंज कर सके। जिसका वेपर प्रेशर जितना ज़्यादा, उसकी एवेपोरेशन उतनी ही ज़्यादा स्पीड अप होगी। तो जो एवेपोरेशन है वो लिक्विड्स में होती क्यों है, वेपर प्रेशर की प्रेजेंस की वजह से होती है। अब हम देख लेते हैं कि एवेपोरेशन का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है। वेपर प्रेशर के साथ तो हमने देख लिया, जितना वेपर प्रेशर किसी सब्सटेंस का ज़्यादा होगा उतना ही एवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। जितना वेपर प्रेशर कम होगा उतनी ही स्लो एवेपोरेशन होगी। तो टेम्परेचर का हम कहते हैं कि जो एवेपोरेशन है वो टेम्परेचर, हर टेम्परेचर पे होती है, बिलो बॉइलिंग पॉइंट हर टेम्परेचर पे होती है। ठीक है, लेकिन जो टेम्परेचर है उसका रिलेशन एवेपोरेशन के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसका मतलब उतनी ही ज़्यादा एनर्जी मिल रही है सराउंडिंग से। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी मिल रही है तो उतने ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहे हैं किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। तो जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतना ही रेट ऑफ एवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। जितना टेम्परेचर डिक्रीज होगा उतना ही रेट ऑफ एवेपोरेशन भी डिक्रीज होगा। दूसरा रीज़न ये है, एक रीज़न तो ये हो गया कि जिसका प्रेशर होगा वेपर प्रेशर, उसमें ये टेंडेंसी है कि वो ख़ुद को एवेपोरेट कर ले। दूसरी बात हमने ये की कि टेम्परेचर जितना इंक्रीज होगा उतनी ही एवेपोरेशन हमारी इंक्रीज होगी, रेट उसका इंक्रीज होगा। तीसरी बात हम ये कर रहे हैं कि जिन लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम होगी उनकी एवेपोरेशन आसानी से होगी। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड की। हाइड्रोजन सल्फाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ही -60 डिग्री सेल्सियस होता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है, नहीं है, जबकि पानी में हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस और हाइड्रोजन सल्फाइड का बॉइलिंग पॉइंट है -60 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हम यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की नहीं बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट से कम पर भी ये क्या हो सकते हैं, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं।
तो इसका मतलब जब ये इतने कम पे बॉयल हो सकता है तो इसका मतलब मज़ीद कम पे क्या होगा, एवेपोरेट होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो वीक है। तो जैसे ही थोड़ी सी एनर्जी मिली तो इसको अगर आपने कंटेनर में रखा हुआ है हाइड्रोजन सल्फाइड को, उसको ज़रा सी भी एनर्जी मिली तो उसने क्या किया, अपने बॉन्ड तोड़ के उनको गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया मॉलिक्यूल्स को। जबकि पानी को आप उसी तरह कंटेनर में रखोगे, एनर्जी मिलेगी, बॉन्ड तो तोड़ेगा लेकिन टाइम लेगा। टाइम क्यों लेगा? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को टूटने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं, ये तो एग्जांपल होगी हमारे पास एवेपोरेशन की। अब हम देख लेते हैं कि एवेपोरेशन और सरफेस एरिया का क्या रिलेशन है। देखो, एवेपोरेशन जो है वो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा एवेपोरेशन होगी। यानी एवेपोरेशन और सरफेस एरिया का भी हम क्या कह रहे हैं कि उन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। आपने एक टेस्ट ट्यूब में पानी लिया, उसको भी आपने सन में रख दिया, और आपने एक चाइना डिश में पानी लिया, उसको भी आपने सन में रख दिया। अब जो सरफेस एरिया है ये एरिया, ये किसका ज़्यादा है, चाइना डिश का या फिर टेस्ट ट्यूब का? तो ऑब्वियसली चाइना डिश का सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा है और टेस्ट ट्यूब का सरफेस एरिया कम है। तो इसका मतलब जो सन से एनर्जी आएगी, हीट एनर्जी, वो यहाँ पे कम पहुँचेगी, थोड़े से सरफेस तक पहुँचेगी, जबकि यहाँ तक लार्जर एरिया तक पहुँचेगी। तो इसका मतलब इसमें जो पानी होगा वो ज़्यादा जल्दी एवेपोरेट होगा एज़ कम्पेयर टू टेस्ट ट्यूब वाला पानी। तो इसका मतलब सरफेस एरिया का जो रिलेशन है एवेपोरेशन के साथ वो डायरेक्ट रिलेशन है। जितना बड़ा सरफेस एरिया उतने ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एस्केप होंगे और उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन किसका? रेट ऑफ एवेपोरेशन का। तो जितना आपके पास एरिया ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, एवेपोरेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, यही बात कि एवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड इज आल्सो इंक्रीज्ड व्हेन द सरफेस एरिया इंक्रीजेस। जितना बड़ा सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा एवेपोरेशन का रेट। दैट इज़ वाई अ चाइना डिश इज़ यूज्ड फॉर एवेपोरेटिंग रादर देन अ बीकर इन लैब्स। ठीक है, बीकर डीप है तो सरफेस एरिया उसका कम है, चाइना डिश जो है वो ओपन है तो सरफेस एरिया उसका ज़्यादा है। तो इसलिए चाइना डिश में एवेपोरेशन ज़्यादा आसानी से होती है एज़ कम्पेयर टू किसके, बीकर के या फिर टेस्ट ट्यूब के। अब हम बार बार देख रहे हैं कि बॉइलिंग और एवेपोरेशन का जो है वो ओवरलैप हो रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बॉइलिंग में भी गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं लिक्विड्स और एवेपोरेशन में भी कन्वर्ट होते हैं, लेकिन हमने एक चेंज बताया। वो चेंज क्या था? टेम्परेचर का चेंज था कि जो बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से कम पे अगर कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड मॉलिक्यूल गैशियस मॉलिक्यूल में तो हम उसको एवेपोरेशन का नाम देंगे। ठीक है जी। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस लिक्विड से गैशियस में चेंज होता है। यहाँ पे भी हम यही कह रहे हैं, ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड से वेपर में चेंज होता है। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट क्या ऐड किया? विदाउट बॉइलिंग, बॉइलिंग के बगैर चेंज होता है। बॉइलिंग का प्रोसेस क्विक होता है, ज़्यादा एनर्जी मिलती है, एकदम से बॉयल हो जाता है। एवेपोरेशन का प्रोसेस स्लो प्रोसेस है, सन की एनर्जी या सराउंडिंग की एनर्जी हीट आ रही होती तो टाइम लगता है कि सरफेस एरिया से वो मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाए गैशियस फॉर्म में। बॉइलिंग में बबल्स बनते हैं, एवेपोरेशन में कोई बबल्स नहीं बनते। बॉइलिंग में थ्रू आउट द लिक्विड बॉइलिंग होती है, यानी अगर आप एक बीकर में पानी बॉयल कर रहे हो तो पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा पानी बॉयल होगा। लेकिन जब आप उसी बीकर में पानी को एवेपोरेट कर रहे हो तब उसका सिर्फ सरफेस वाला पानी जो है वो एवेपोरेट होगा, कन्वर्ट होगा गैशियस मॉलिक्यूल्स में। तो टेक्स प्लेस ओनली जो एक्सपोज्ड सरफेस है उस पे, यानी जो ऊपर वाली सरफेस है वहाँ पे। फिर क्या कह रहे हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है उनके लिए परफेक्ट डिफाइंड डेफिनेट टेम्परेचर है। जैसे पानी के केस में 100 डिग्री सेल्सियस होगा तब भी पानी बॉयल होगा, लेकिन यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट से नीचे जो भी टेम्परेचर्स हैं अगर उस पर हीट मिल रही है तो एवेपोरेट हो जाएगा। सोर्स जो है एनर्जी की वो नीडेड है, यानी
एक्सटर्नल सोर्स हम खुद प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे नेचुरल सोर्स जो एनर्जी की है वो मिलती है, एटमॉस्फेरिक एनर्जी मिलती है। तो क्लियर हो गया कि एवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस क्या था। ठीक है जी। और एक और डिफरेंस ये है, हमने वेपर प्रेशर की बात की थी कि किसी भी लिक्विड की वो टेंडेंसी जो कि उसको एबल करे, इस काबिल बनाए कि वो अपने आप को लिक्विड स्टेट से गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करे, वो होती है वेपर प्रेशर। तो बॉइलिंग और एवेपोरेशन में एक मेन डिफरेंस ये भी है कि बॉइलिंग में जो वेपर प्रेशर होता है, मैंने आपको बताया था कि प्रेशर दो हमारे पास है, एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक होता है सब्सटेंस का प्रेशर। सब्सटेंस के प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। तो अब अगर पानी ही है, तो अगर पानी का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो इसका मतलब बबल्स बनेंगे और वो प्रोसेस होगा बॉइलिंग का। लेकिन अगर वेपर प्रेशर जो है सब्सटेंस का वो छोटा हो कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के और कोई बबल्स नहीं बन रहे, तब हमारे पास हम क्या कहते हैं कि एवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है जी। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जो कि हमें बताई गई है कि सीज है, सी लेवल है। सी लेवल की एग्जांपल मैं पहले मेंशन कर चुकी हूँ कि वहाँ पे सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। तो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होने की वजह से जब वहाँ से सन की हीट एनर्जी आती है, तो सरफेस पे जितना भी पानी है वो मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर्स में और कई किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं। वापस ठंडा होने पे क्या हो जाते हैं, जब कंडेंस होते हैं तो वापस स्नो की फॉर्म में या रेन की फॉर्म में वापस प्लेनेट पे आ जाते हैं। ठीक है जी। तो ये कौन सा उसमें प्रोसेस चल रहा होता है, एवेपोरेशन का प्रोसेस। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।